हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 222 ऑनवर्ड्स। अब हम 222 को पढ़ते हैं। इसको एक बार आप रीड कर लेते हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनिफाई हिम against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of authority conferred upon him. इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रिंसिपल की गलती से, सपोज फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल की गलती से एजेंट को कुछ नुकसान हो जाता है, तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको उसकी भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन ही का एग्जांपल आपको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अगर सपोज ऐसा होता है कि एजेंट हमारे जो हैं सिंगापुर में है और ये जो प्रिंसिपल हमारे हैं कलकत्ता में, अब इनको कोई आइटम सिंगापुर में भेजनी थी एजेंट को, जो कि एजेंट जो है बिकवाते सिंगापुर में। ऐसा एक एंगेजमेंट ट्रांजैक्शन का प्लान हुआ था। ओके, अब इसी चक्कर में इसी प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए बी ने सिंगापुर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी से कि भाई प्रॉपर्टी जैसी आएगी मेरे पास कलकत्ता से, ये मैं तेरे को दे दूंगा, तेरे को बेच दूंगा मैं ये। अब ए जो है प्रॉपर्टी बेचते ही नहीं है कलकत्ता से, भेजते ही नहीं है वो कलकत्ता से, और इसी चक्कर में बी के ऊपर सूट हो जाता है। कौन सूट करता है? ये सी करता है सिंगापुर में ही, जिसको बी ने बोला था कि मैं ए की प्रॉपर्टी तेरे को बेच दूंगा जब आएगी मेरे पास वो। यहाँ पे क्या होता है, बी के ऊपर एक सूट हो जाता है, एक मुकदमा हो जाता है। अब ए को जो भी मुकदमा के पैसे होंगे, जो भी कॉस्ट लगेंगी बी के लिए, बी के ऊपर, वो उसको लायबल है पे करने के लिए। ओके, तो यही बोलता है सेक्शन नंबर 222 कि भाई एजेंट को जो भी नुकसान हुआ है मुकदमे के वजह से या फिर लॉ सूट की वजह से या कोई भी अदर मैटर की वजह से, उसकी भरपाई प्रिंसिपल करेगा, अगर प्रिंसिपल की वजह से वो नुकसान हुआ है तो यही हमको 222 में पढ़ना है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 223 पे। ये बात करते हैं एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। मतलब अगर ऐसा कोई काम करा एजेंट ने गुड फेथ में जिसकी वजह से उसको कोई लायबिलिटी झेलनी पड़ती है, कुछ नुकसान झेलना पड़ जाता है, तो उस केस में प्रिंसिपल को एजेंट को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इसका हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन जो है इसकी ए वही पढ़ लेते हैं हम, तो सेक्शन पूरा का पूरा हमको क्लियर हो जाएगा। ए अ डिग्री होल्डर एंड entitled to execution of B's goods requires the officer of the court to seize certain goods representing them to be the goods of B. The officer seizes the goods and is sued by C, the true owner of the goods. A is liable to indemnify the officer. मतलब ए के पास एक कोर्ट की डिग्री है। कोर्ट की डिग्री क्या बोलती है कि ए को बी से 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। इसका मैं आपको लिख के समझा देता हूँ एक बार। सपोज हम पढ़ा सेक्शन नंबर 223 ओके का इलस्ट्रेशन ए समझ रहे हैं हम। सपोज एक पर्सन है, इसके पास कोर्ट की डिग्री है, कोर्ट की डिग्री है इसके पास बी के खिलाफ, अगेंस्ट बी। ओके, यहां पे ए बोलता है कोर्ट के ऑफिसर को कि सर आप जाओ और बी के प्रॉपर्टी को सीज कर लो आप, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। अब जो कोर्ट ऑफिसर है बी के बताए हुए एड्रेस पे जाते हैं और वहां पे जो प्रॉपर्टी उसको जब्त कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि जो ए ने एड्रेस दिया था ना कोर्ट ऑफिसर को, वो बी के घर का नहीं था, वो सी के घर का एड्रेस था, सी। और सी की प्रॉपर्टी गलती से जब्त हो जाती है। अब यहाँ पे सी जो है वो कोर्ट ऑफिसर के खिलाफ केस कर देता है। अब क्या होता है, जो भी कोर्ट ऑफिसर को नुकसान होगा
या फिर कोर्ट को केस को लड़ने के लिए जो भी उसका पैसा लगेगा वो पैसा वो ए से ले सकता है, बिकॉज ए की गलती की वजह से उस पर केस हो चुका है ये, तो और उसने गुड फेथ में वो काम कर भी दिया था, ए के कहने पे वो उसने प्रॉपर्टी को जब्त कर भी लिया था, दैट इज व्हाई ए विल हैव टू कंपनसेट द कोर्ट ऑफिसर ओवर हियर, ए विल हैव टू कंपनसेट द कोर्ट ऑफिसर हियर। सेक्शन नंबर 223 का यही एसेंस है, यही चीज हमको समझनी है बस। इसका प्रिंसिपल समझ लेंगे हम तो पूरा का पूरा सेक्शन हमको याद रह जाएगा, और प्री में यही इंपॉर्टेंट है, बस हमको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। अब 224 पे आते हैं, where one person employs another to do an act which is criminal, the employer is not liable। मतलब अगर एक पर्सन है, एक प्रिंसिपल है, ये बी एक एजेंट को बोलता है, एजेंट है ये बी हमारे, तू जा भाई और सी को मार के आ जा, सी से मेरे को सी पसंद नहीं है भाई, ए बोलता है बी को आई डोंट लाइक सी, तो तू जा और सी को मार के आ। बी जाता है, सी को मार के आ जाता है। हेयर क्या ए की लायबिलिटी बनेगी यहाँ पे? क्या बी बोल सकता मेरे को तो ए ने बोला था, मेरे को मैं इसको एजेंट हूँ तो आप प्रिंसिपल को लायबल करो जाके जाओ। यहाँ पे बी ये सेम ये चीज नहीं बोल सकता है, बिकॉज ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस पे ये जो कॉन्सेप्ट है एजेंट और प्रिंसिपल वाला कि एजेंट कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, क्रिमिनल अगर आईपीसी में देखें हम तो वहां उसकी लायबिलिटी बन सकती है, मतलब जो हमारी एबेटमेंट वाली जो हमने सेक्शन पढ़े थे वो वहां पे उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है, लेकिन सिविल लॉ में कोई लायबिलिटी उसकी नहीं बनेगी, बी अकेले खुद से लायबल होगा। तो ये चीज बोली सेक्शन नंबर 224 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 225, इसको हम रीड करते हैं। इट टॉक्स अबाउट कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। ओके, इसको हम रीड करते हैं। The principal may make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal's neglect or want of skill। मतलब प्रिंसिपल की वजह से एजेंट को इंजरी हो जाती है तो उसके लायबल कौन होगा? उसके लिए प्रिंसिपल खुद लायबल होगा। इसको हम रीड करते हैं। ए एम्प्लॉयज बी एज अ ब्रिकलेयर, मतलब एक मजदूर, बी एक मजदूर है, ब्रिकलेयर मजदूर होता है, इन बिल्डिंग अ हाउस एंड पुट अप scaffolding himself। The scaffolding is unskillfully put up and B is in consequence hurt। A must make compensation to B। मतलब A ने बोला था कि तू भाई मेरे लिए घर बनाइयो और आसपास के जो शीट्स वगैरह हैं वो मैं लगाऊंगा, ताकि अगर कुछ भी गिरता है या कोई भी नुकसान होता है, गलती से जो ब्रिक है हमारी वो गिर जाती है, कुछ भी होता है, तो वो चीज़ ना हो तो आसपास में शीट्स मैं लगवा दूंगा। ये प्रिंसिपल लगवाता है शीट्स को। अब जो हमारे एजेंट है वो बोलते हैं ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, उसने प्रिंसिपल ने जो शीट्स लगवाई हैं वो गलत तरीके से लगाई हैं, और उसकी वजह से जो हमारे एजेंट है उसको लग जाती है, उसको हर्ट हो जाता है, जो हमारे मजदूर हैं उसको हर्ट हो जाता है, इंजरी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल हैं ए, वो इस मजदूर को लायबल होंगे एंड ही विल हैव टू पे द मेडिकल एक्सपेंसेस और एनीथिंग एल्स, जो भी कंपनसेशन जो भी डैमेजेस होते हैं बी को, वो हमारे प्रिंसिपल को देने पड़ेंगे। तो यही 225 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 226 पे। दिस टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बोलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कर रहा है अगर, तो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ही माना जाएगा कि प्रिंसिपल खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मैं आपको, एजेंट एक थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं आपको 1000 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करा दूंगा, तो यहाँ पे यही माना जाएगा कि एजेंट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल ही ये चीज थर्ड पर्सन को बोल रहा है, लेकिन माध्यम जो है वो है एजेंट। एजेंट प्रिंसिपल की बात रख रहा है उस थर्ड पर्सन के सामने।
तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी इस पूरे ट्रांजैक्शन में? 1000 बेल्स ऑफ कॉटन देने की जो लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल की, एजेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल को 1000 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर कराने पड़ेंगे। ओके ओके या सो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 227 पे। ये बात करता है प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। मतलब अगर एजेंट जो है वो अपने अथॉरिटी को एक्सीड कर जाते हैं तो उस केस में प्रिंसिपल कहां तक वो बाउंड होंगे, कहां तक वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसको हम रीड करते हैं। When an agent does more than he is authorized to do, and when the part of what he does, which is within his authority, can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what he does, as is written within his authority, is binding as between him and principal. मतलब एक एजेंट है, कोई ऐसा काम कर देता है जो कि उसकी अथॉरिटी से बाहर का एक्ट हो, लेकिन वो जो एक्ट है वो सेपरेट हो सके ऐसे एक्ट से जो उसके अथॉरिटी के अंदर था, तो यहाँ पे सेवरेबल हो जाएंगे दोनों की दोनों चीजें, और वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा जो कि एजेंट के अथॉरिटी में था, और जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट की अथॉरिटी में नहीं था वो इन्फोर्स नहीं करा पाएगा जो थर्ड पर्सन है वो प्रिंसिपल के खिलाफ। इसको हम रीड करते हैं, इसका एक इलस्ट्रेशन तो हमको समझ में आ जाएगा। A being owner of a ship and cargo authorizes B to procure an insurance for 4,000 rupees on the ship. B procures a policy for 4,000 rupees on the ship and another for the like sum on the cargo. A is bound to pay the premium for the policy on the ship but not premium for the cargo. एक हमारे प्रिंसिपल है, ये एजेंट को बोलते हैं बी को कि भाई तू मेरी जो शिप है इसकी इंश्योरेंस करा दे 4,000 रुपए में। बी थोड़ा ज्यादा इंथुजियास्टिक होता है, वो क्या करता है 4,000 की वो पॉलिसी खरीद लेता है शिप के लिए, और 4,000 की पॉलिसी वो खरीद लेता है शिप में पड़े हुए कार्गो के लिए, जो भी सामान जाएगा शिप में उसको भी वो इंश्योर करा देता है। लेकिन प्रिंसिपल ने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला था कि जो शिप के अंदर सामान पड़ा है उसकी भी तो इंश्योरेंस करा। यहाँ पे जो 4,000 रुपए की इंश्योरेंस कार्गो की हुई है उसका प्रीमियम कौन भरेगा? उसका प्रीमियम भरेगा हमारा एजेंट, बिकॉज एजेंट ने खुद से ही काम कर दिया, उसको प्रिंसिपल ने नहीं बोला था तो खुद से कर दिया, तो प्रीमियम भी अब एजेंट ही भरेगा। तो यही इलस्ट्रेशन बोलती है 227 की। 228 बोलता है कि प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। मतलब अगर एजेंट की जो एक्सेस अथॉरिटी हुई है, जो उसने एक्सेस काम कर दिया, एक्स्ट्रा काम कर दिया, वो सेपरेबल नहीं है ऐसे काम से जो कि एजेंट प्रिंसिपल ने उसको एक्चुअली में बोला था। दोनों चीजें सेपरेबल नहीं है, दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती हैं, अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो भाई प्रिंसिपल क्या कर सकता है, पूरे का पूरा काम को वो रिजेक्ट कर सकता है, बोलता है कि मैं इस पूरे काम के लिए लायबल नहीं हूं। इसका हम इलस्ट्रेशन बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। A authorizes B to buy 500 sheep for him. A B को बोलता है कि तू मेरे लिए 5 शीप्स खरीद के ले आ, 500 शीप्स खरीद के ले आ। अब B क्या करता है, वो 500 शीप्स भी खरीद लेता है, साथ में 200 उसके बछड़े भी खरीद लेता है 6,000 रुपए में। एक पूरे का अमाउंट 6,000 रुपए बनता है, लमसम अमाउंट है। शॉपकीपर ने ऐसा नहीं बेचा कि 500 शीप के इतने पैसे हैं, 200 लैम्स के इतने पैसे हैं, इसको आप ऐसे लो। उसने पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के एक पैसा लगाया 6,000 रुपए। अब जो आप इसको पता ही नहीं कर सकते कि शीप कितने की थी और हमारे लैम्स कितने के थे, बिकॉज एक सिंगल पैसा बोला है उसने पूरे के पूरे पैसे का, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का। एजेंट को नहीं पता कि शीप का क्या पैसा था और लैम का क्या पैसा था। उसने साथ जो भी इसने 500 शीप्स और 200 लैम लिए हैं 6,000 रुपए में, एक सिंगल अमाउंट पे कर दिया उसने। यहाँ पे हमको नहीं पता कि क्या अलग अलग पैसे हैं दोनों के। तो जो प्रिंसिपल है ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को बोल सकता है कि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं, बिकॉज ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं था कि तू 200 लैम्स ले ले, और इस पर्सन को 200 लैम्स के पैसे भी नहीं पता कितने हैं। तो अब मैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं दूंगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे पता लग जाता कि 500 शीप के 5,000 रुपए हैं और 200 लैम्स के 1,000 रुपए हैं, ऐसा अगर पता लग जाता
तो सेपरेबल हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते थे कि तो मैं सिर्फ शीप्स के पैसे दूंगा और लैम्प्स के पैसे मैं नहीं दूंगा। प्रिंसिपल ऐसा बोल सकता था, बट यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं पता कि शीप कितने की थी और लैम्प कितने की थी। तो अब सेपरेबल नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल उसको बोल सकता है कि मैं इसके लिए बाउंड नहीं हूँ, आई एम नॉट बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब एजेंट को खुद से पैसे भरने पड़ेंगे पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के। ओके, तो यही बोला गया 228 में। अब हम आते सेक्शन नंबर 229 पे। ये बात करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। 229 एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपने एजेंट को कोई नोटिस दे दिया किसी बात का, तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल को भी वो नोटिस मिल गया। इसको हम समझते हैं लिख के। सपोज एक कस्टमर आते हैं बी के दुकान में, बी सेठ है हमारा, बी के दुकान में कस्टमर आते हैं। बी के दुकान में एक सेल्स पर्सन है ए, जो कि कस्टमर से डील करता है। बी तो काउंटर में बैठते हैं। ओके, अब ए कस्टमर जाते हैं ए के पास और उससे पूछना चाहता है कि ये आइटम कितने की, आइटम कितने की है। इस कस्टमर को टीवी पसंद आ जाता है और वो टीवी को बोलता है कि सर मेरे को ये टीवी तो खरीदना है, लेकिन इसको खरीदने के पैसे नहीं मेरे पास, मैं हूं इंसॉल्वेंट। हमारे कस्टमर जो हैं वो हैं दिवालिये, पैसे नहीं है उनके पास। और ए को इस चीज के बारे में पता चल गया, ए को बता देता, स्पेसिफिकली बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इंसॉल्वेंट हूं मैं। अब यहाँ पे ए क्या करता है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, पैसे नहीं है आपके पास, मैं आपको ये चीज लोन पे दे देता हूँ, जब पैसे आए आप मेरे को दे देना। अभी नहीं है तो बाद में तो आएंगे ना कभी तब दे देना मुझे। यहाँ पे जो हमारे कस्टमर सेल्स वाले जो वहां पे दुकान में रहते हैं, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और प्रिंसिपल को इस चीज के बारे में नहीं पता। अब ये जो कस्टमर है ये टीवी लेके चले जाते हैं पैसे दिए बिना वो टीवी को उठा के चले जाता है दुकान से बाहर। ओके, यहां पे जो प्रिंसिपल है ना हमारे, ये इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होंगे, बिकॉज अगर इस कस्टमर ने एजेंट को बता दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिवालिया हूं, तो ये माना जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन उसने प्रिंसिपल को भी दे दी थी, बिकॉज इंफॉर्मेशन गिवन टू एजेंट इज सेम एज गिविंग दैट इंफॉर्मेशन टू प्रिंसिपल। तो मतलब आप प्रिंसिपल को इस पूरी के पूरे ट्रांजैक्शन से बाउंड रहना पड़ेगा, और कस्टमर पैसे तभी देगा हमारे प्रिंसिपल को जब एक्चुअली उसके पास पैसे आ जाएंगे। जब वो दिवालिया डिक्लेयर नहीं रहेगा और ऐसा मान लिया जाएगा कि मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, तभी उसको पैसे मिलेंगे, उससे पहले उसको पैसे नहीं मिल सकते। तो यही बोला गया सेक्शन नंबर 229 में कि एजेंट को अगर आपने कोई नोटिस दे दिया तो माना जाएगा प्रिंसिपल को भी सेम नोटिस मिला है और प्रिंसिपल उससे फिर आगे जाके मुकर नहीं सकता।